नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में हिमाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक का मुख्य एजेंडा बहुप्रतीक्षित किसाऊ बांध परियोजना से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना है और इसके साथ ही परियोजना को लेकर राज्य के बीच समन्वय, परियोजना की प्रगति और इससे जुड़े प्रशासनिक एवं तकनीकी पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्णय भी लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में बांध परियोजना को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें सिंचाई, पेयजल, बिजली उत्पादन के क्षेत्र में लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। खटीमा स्थित स्लॉटर हाउस के टेंडर को लेकर स्थानीय लोगों ने साक्षी वीडियो में दिखते हुए गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। लोगों की मांग है कि मौजूदा टेंडर रद्द करके फिर से प्रक्रिया शुरू की जाए ताकि इसका लाभ स्थानीय लोगों को मिल सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्लॉटर हाउस का ठेका उत्तराखंड से बाहर के एक ठेकेदार को दिया गया है। उनका आरोप है कि इससे स्थानीय जनता को मांस का उपलब्ध और दाम दोनों पर असर पड़ा है। लोगों का कहना है कि गत साल मांस का रेट जो है 250 रुपए प्रति किलो था, जिसके आधार बनाकर नया रेट तय किया जाना चाहिए। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि हमारी मांग है कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए। बाहरी ठेकेदार को ठेका मिलने से 80% मांस बाहर चला जाएगा और हमें सिर्फ 20% मिलेगा और ये खटीमा की जनता के साथ अन्याय है। लोगों ने ये भी कहा कि उनकी जानकारी मिली है कि स्लॉटर हाउस में मांस 360 रुपए प्रति किलो बेचा जा सकता है, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। ने आज एक ज्ञापन दिया है जिसमें उनकी मुख्य शिकायत है कि जो मीट है वो जो स्लॉटर हाउस के माध्यम से जो मिल रहा है वो काफ़ी मिल रहा है। इस संबंध में नगर पालिका को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं और जल्दी इसमें जो विधिवत कार्रवाई है वो की जाएगी। से को लेकर इन्होंने इनके द्वारा बताया गया है कि पूर्व में सहमति बनी थी और सहमति का जो है जो इनकी सहमति बनी थी उसका पालन नहीं किया गया है। और जो भी इसमें है पुनः नगर पालिका को निर्देशित किया गया है कि वह पूर्व की बात जो इसमें उचित कार्रवाई है वो करें। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा की निगरानी 24 घंटे की जा रही है। यात्रा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए राज्य सरकार का कमांडर एंड कंट्रोल रूम लगातार सक्रिय है और यात्रा से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार कमांडर एंड कंट्रोल रूम में माध्यम से अब तक 45,000 से अधिक शिकायतें और समस्या का समाधान किया जा चुका है। वहीं चारधाम यात्रा में अब तक 36 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लाखों श्रद्धालु केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब सहित 5 प्रमुख धामों के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के लिए 50 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया है। यात्रा प्रबंधन को लेकर बनाने के लिए पंजीकृत श्रद्धालुओं को यात्रा से संबंधित आवश्यक जानकारी, मौसम अपडेट, यातायात व्यवस्था और अन्य जरूरी सूचनाएं लगातार भेजी जा रही है। प्रशासन का दावा है कि तकनीक के बेहतर उपयोग से श्रद्धालुओं को सुरक्षा और सुविधाजनक यात्रा अनुभव उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं बैरागीवाला हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर दून पुलिस ने मामले में एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस के अनुसार नामजद आरोपी इम्तियाज को साहसपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी वारदात के बाद से फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। बताया जा रहा है कि बैरागीवाले में खेत में पानी छोड़ने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी। मामले में पुलिस पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है और अब फरार आरोपी इम्तियाज की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने मामले में एक और महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। राजधानी देहरादून में उस समय हड़कंप मच गया जब एक बुलेट मोटरसाइकिल के एयर फिल्टर बॉक्स में कोबरा सांप दिखाई दिया। बाइक की जांच के दौरान जैसे ही एयर फिल्टर बॉक्स खोला गया, अंदर बैठे कोबरा जो नजर आया। कोबरा देखते ही मौके पर मौजूदा लोगों में अफरा तफरी मच गई और इसकी सूचना तत्काल सर्फ रेस्क्यू टीम को दी गई है। मौके पर पहुंची टीम ने सावधानी पूर्वक रेस्क्यू अभियान चलाकर कोबरा सांप को सुरक्षित बाहर निकाला। रेस्क्यू के बाद से कोबरे सांप को कब्जे में लेकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की गई। बाद में सांप को उसके प्राकृतिक आवास से सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया गया है। विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि लंबे समय से वाहन खड़े
वाहनों को इस्तेमाल करने से पहले उसकी जांच अवश्य कर ले और किसी भी जंगली जीव या फिर सांप के मिलने पर स्वयं पकड़ने की कोशिश न करें, बल्कि विशेषज्ञों को सूचना दें। वहीं मसूरी के एक होम स्टे में 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर पी राधा गायत्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार मृतका अपने पति सौम्या श्रीचरण के साथ मसूरी घूमने पहुंची हुई थी और दोनों की शादी करीब 8 महीने पहले हुई थी। दंपति IT प्रोफेशनल है और जिसमें से राधा गायत्री गुरुग्राम स्थित एक कंपनी में, जबकि उसके पति जो है पुणे की एक कंपनी में काम करते हैं। बताया जा रहा है कि महिला का शव कमरे में संदिग्ध अवस्था में मिला है। मौके पर नाक से खून बहने के निशान भी पाए गए हैं, जबकि बेड और चादर पर भी खून लगा हुआ था। कमरे से शराब की एक खाली बोतल भी बरामद हुई है। पति का कहना है कि सुबह जब उसकी आंख खुली तो पत्नी बेसुध अवस्था में पड़ी थी और इसके बाद से मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अधिकारियों का कहना है कि मौत के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जाँच कर रही है। वहीं रुद्रपुर के एक अस्पताल में कार्यरत 23 संविदा नर्सों की सेवा समाप्त का नोटिस जारी किए जाने के बाद से विवाद खड़ा हो गया है। नोटिस मिलने से नाराज नर्सों ने अस्पताल परिसर में हंगामा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही नर्सों का आरोप है कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के नौकरी से हटाने का नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन और ठेकेदार पर शोषण का आरोप लगाते हुए निर्माण को अन्यायपूर्ण बताया है और नर्सों का कहना है कि लंबे समय से अस्पताल में सेवाएं देने के बावजूद भी उन्हें अचानक बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जिससे उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। वहीं विरोध के दौरान नर्सों ने प्रबंधनों से नोटिस वापस लेने की मांग की है और मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन और ठेकेदारों की ओर से अभी तक कोई भी प्रक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल अस्पताल में इस मुद्दे को लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है और नर्सें अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। केदारनाथ यात्रा सुचारू रूप से जारी है और अब तक 12 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि केदारनाथ यात्रा 22 अप्रैल से सफलतापूर्वक संचालित हो रही है और यात्रा व्यवस्थित लगातार बेहतर बनाया जा रहा है, प्रयास भी किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि अभी प्रदेश में मानसून की दस्तक हो चुकी है और धीरे धीरे बारिश का प्रभाव भी बढ़ रहा है और ऐसे में प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ यात्रा मार्ग की निगरानी कर रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और केदारनाथ मंदिर परिषद में कैमरों के माध्यम से 24 घंटे नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रशासन की पूरी टीम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में जुटी हुई है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वो यात्रा पर आने से पहले मौसम की जानकारी अवश्य ले लें, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रशासन का कहना है कि यात्रा मार्गों पर सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और देश के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी सोमवार को भगवान बद्री विशाल और बाबा केदारनाथ के दर्शन पूजन करने पहुंचे हैं और ऐसे में उन्होंने देश की सुख समृद्धि की कामना की। बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी श्री बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बाबा बद्रीनाथ की दर्शन पूजन भी किए हैं। दर्शन के दौरान उद्योगपति मुकेश अंबानी ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को कुल 10 करोड़ रुपए की धनराशि भेंट की और 2 चेक भेंट किए हैं। इसमें बद्रीनाथ धाम की व्यवस्थाओं के लिए 5 करोड़ रुपए और केदारनाथ धाम के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया गया है। अपने संदेश में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत त्रिवेदी ने कहा कि अंबानी परिवार की भगवान श्री बद्री विशाल और भगवान श्री केदारनाथ के प्रति अपार आस्था है और उन्हें हर साल की भांति उन्होंने 10 करोड़ रुपए बीकेटीसी को दान स्वरूप दिया है। बीकेटीसी अध्यक्ष ने उद्योगपति मुकेश अंबानी का आभार भी जताया है। और अब सीधे आपको लेकर चलते हैं पौड़ी, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। दारी देवी मैया की जय, दारी देवी मैया की जय, जय बद्री विशाल, जय जय बाबा केदार, जय गंगा मैया की जय। Seated on the occasion of the inauguration of Kandoriya Mahotsav today, you all have just heard the address. A very simple, easy going and development answer. And not very rich and Vitalian style. Popular of the Vidhan Sabha. Respected Rajkumar Ji,
and are very hardworking. Bonjour, cher Essa and popular MLA of the Vidhan Sabha, Vai Singh Rawat ji, and today under आज जिनके तत्वाधान में ये शानदार कार्यक्रम मैं देख रहा हूँ कि हमारे बच्चे भी भाग ले रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी भाग ले रहे हैं, हमारे सैनिक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है और बिल्कुल चहल पहल पूरे आज पौड़ी में हो रही है। उसका सुंदर आयोजन करने वाली यहाँ की नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती हिमानी नेगी जी, जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती रत्ना बुटोला जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई कमल किशोर रावत जी, ब्लॉक प्रमुख पौड़ी सुश्री अस्मिता नेगी जी, केसर सिंह नेगी जी, हमारे मित्र श्री जसपाल सिंह नेगी जी, राजेंद्र अंथवाल जी जो हमारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन हैं, उत्तराखंड आंदोलन के दौरान भी आपने बहुत बड़ा योगदान दिया था, श्रीमती गीता देवी जी, ब्लॉक प्रमुख कलजी खाल, राजेंद्र प्रसाद टमटा जी, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका और हमारे पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद पौड़ी के अध्यक्ष और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे आयुक्त गढ़वाल जो पूर्णकालिक आयुक्त के रूप में यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, श्री आनंद स्वरूप जी, यहाँ की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया जी, मुख्य विकास अधिकारी जी, हमारे पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सर्वेश पवार जी और यहाँ उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें और हमारे देश के भावी कर्णधार मेरे प्रिय सभी छात्र और छात्राएं जिन्होंने यहाँ पर अपनी बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है। मैं चाहूँगा एक बार हमारे सभी बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने प्रस्तुति दी, सब लोग ताली बजा के सब बच्चों का हमारा प्रोत्साहन करेंगे और हमारे सभी मीडिया के मित्र, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हमारे शिक्षकगण, जिनके शिक्षण प्रशिक्षण में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं सर्वप्रथम पौड़ी की इस पावन भूमि के रक्षक देवता आराध्य भूमियाल देवता बाबा कंडोलिया ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आप सब लोगों ने मेरा यहाँ पहुँचने पर आज स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आपको प्रणाम करता हूँ और आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बाबा कंडोलिया ठाकुर के आशीर्वाद से आज ये पौड़ी में बहुत शानदार और भव्य आयोजन कंडोलिया महोत्सव का हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि इस उत्साह और उमंग भरे वातावरण में मुझे आप सभी के बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मैं अभी 3 दिन पहले दिल्ली था तो एकदम तपा देने वाली गर्मी, 47-48 डिग्री तापमान, और उसके बाद में देहरादून आया तो तापमान सीधे 10 डिग्री नीचे था। और देहरादून से मैं उधम सिंह नगर था पिछले 2 दिनों से, तो वहां देख रहा हूं कि वहां भी पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन आप सबके बीच में आते हुए एक शांति और सुकून यहाँ पर महसूस हो रहा है। शानदार इस पौड़ी की धरती को मैं बार बार नमन करता हूँ, जहाँ प्रकृति ने इतनी शानदार हमको आशीर्वाद दिया हुआ है। हमारे गणी भाई बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर बोल रहे थे। अच्छा होता अभी ज्यादा समय होता तो गणी भाई का वक्तव्य और चलता। गणी भाई क्योंकि पूरा जनता और मंच को बांधने में सच में उनके ऊपर मां सरस्वती की बड़ी कृपा है। भाइयों बहनों, ये अद्भुत और भव्य आयोजन के लिए मैं पौड़ी नगर पालिका परिषद की चेयरमैन हिमानी नेगी जी को, उनके सभी सभासदगणों को, जिला प्रशासन के लोगों को और जिन्होंने भी इस शानदार आयोजन में अपना योगदान दिया है, उन सभी को हृदय से बधाई देता हूं। और मैं स्कूल के हमारे बच्चों को भी, उनके शिक्षकों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने इसमें अपनी प्रस्तुति देकर इस आयोजन में 4 चांद लगाने का काम किया है। आपने
निश्चित रूप से इस महोत्सव के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को आगे बढ़ाने का शानदार प्रयास किया है, वास्तव में प्रशंसनीय है। और इस तरह के जो महोत्सव है वो हमारी लोक संस्कृति को, हमारी लोक विरासत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हमारे लोक कलाकारों को भी मंच देते हैं, हमारे बच्चों को भी एक शानदार मंच देकर उनकी प्रतिभा को निखारने का काम करते हैं। वास्तव में यह आयोजन युवा पीढ़ी को संस्कृति के जोड़ने के साथ साथ खेल अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। मुझे बताया गया है कि इस महोत्सव में सांस्कृतिक संध्याओं के साथ साथ युवाओं के लिए फुटबॉल, मैराथन, साइकिलिंग, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जैसे आयोजन भी किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज पौड़ी में एक शानदार काम और शुरू हुआ है। मैं यहां आने से पहले, क्या है यहां पर क्या हो रहा है? अच्छा, ड्रोन है। चलिए इधर मेरे साथ नारा लगाइए एक बार, भारत माता की। अरे यहां वाले सब नारा लगाइए, जहां वाले बोले भारत माता की। वाह, इधर से आवाज ज्यादा आ गई, अब इधर से कम आ रही है। भारत माता की जय हिंद। भाइयों बहनों, आज एक काम पौड़ी में शानदार शुरू हुआ। एक यहां आने से पहले मैंने साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया और उसका साइंस सिटी का भ्रमण किया। शानदार उसका यहां पर स्थापना उसकी हुई है, वो खुला हुआ है, म्यूजियम बना हुआ है। मैं आप सब लोगों से यह अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग उस म्यूजियम को देखने के लिए जरूर जाइएगा। जब भी आपको समय मिले तो आपको सच में एक अच्छा अनुभव वहां पर होगा। और इसके यहाँ पर स्थापित होने से साइंस सिटी पूरे उत्तराखंड के छात्र छात्राओं पे तथा भावी वैज्ञानिकों पे जो उनके सपने हैं, उन सपनों को नई उड़ान देने के साथ साथ हमारे बच्चों के अंदर कैसे नवाचार आता है, कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे उनके दिलो दिमाग को हर तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और उनकी नवाचार की भावना को मजबूत करेगी। भाइयों बहनों, आज का दिन पौड़ी के इतिहास में विकास और प्रगति के एक नए अध्याय के रूप में भी अंकित होने जा रहा है, क्योंकि आज अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले हमने यहाँ के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने के लिए 19 योजनाओं का 110 करोड़ रुपए की लागत से उनका आज उद्घाटन यहाँ पर किया गया है, शिलान्यास और उनका लोकार्पण हुआ है। ये केवल योजनाएं नहीं, बल्कि यहाँ के हर एक व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने का हमारी सरकार का पवित्र संकल्प है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आज हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इसके मंत्र को लेकर समग्र विकास के साथ साथ उत्तराखंड की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं भाइयों बहनों, और इसका परिणाम भी हमारे सामने आ रहा है। चार धाम यात्रा चल रही है। चार धाम यात्रा में 35 लाख से भी अधिक चार धाम यात्री अभी तक आ चुके हैं। भाइयों बहनों, पिछले 3 वर्षों में 23 करोड़ से अधिक पर्यटक हमारे देवभूमि विभिन्न स्थानों में पर्यटन के लिए आ चुके हैं। आज हम एक जहां चारों धामों के बृहद स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य कर रहे हैं, वहीं श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट, हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि विकास केवल शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमारे सीमांत क्षेत्रों में गरीब लोगों तक, पहाड़ के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। और पहाड़ की पानी और पहाड़ की जवानी दोनों हमारे काम आनी चाहिए। हम काम लाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई युवा अब रोजगार की तलाश में अपनी मिट्टी, अपना पैतृक स्थान, अपना गांव छोड़ने को मजबूर हो।
इसलिए हमने यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। आज हमारे यहाँ की होम स्टे योजना आज पूरे देश के अंदर एक अपनी अलग छाप छोड़ रही है। लोग आ रहे हैं, होम स्टे में रुक रहे हैं, उनको लगता है कि उत्तराखंड की संस्कृति से भी उनका एक अमिट जुड़ाव हो जाता है। उसके साथ साथ अपने घर का जैसा घर उनको देवभूमि उत्तराखंड में भी मिलता है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ बेड इन उत्तराखंड बड़ी संख्या में आप त्रिजुगी नारायण से लेकर हमारे अनेक स्थानों पर आज अपने बच्चों के मांगल कार्यों के लिए, विवाह के लिए आ रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड ये हमारी राज्य की मातृशक्ति के बनाए हुए उत्पादों को पूरे विश्व में व्यापक पहचान दिलाने का काम इसके माध्यम से हो रहा है। स्टेट मिलेट मिशन, एक जनपद दो उत्पाद जैसी योजनाएं आज धरातल पर उतारी जा रही है। साथ ही नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति और इन सबके परिणाम आपके सामने हैं। जो भाई, जो हमारे बेटे, हमारी बेटियां या हमारे बच्चे बाहर जाकर पलायन कर चुके थे, आज अपने गांव को लौटकर स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं और स्वयं भी स्वरोजगार कर रहे हैं। अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं भाइयों बहनों। और इसके साथ साथ हमने वो ऐतिहासिक और कठोर निर्णय भी हमने लिए हैं जिन्हें पहले की सरकारों ने फाइलों में दबाकर रखा हुआ था। हमने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का काम किया है, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है और पूरे भारत का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है भाइयों बहनों। और उसका परिणाम हुआ है कि 100 से भी अधिक नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजा है और पिछले 4 सालों में 33,000 से भी अधिक हमारे राज्य के बेटे बेटियों को, हमारे घर के बच्चों को, हमारे भाई बहनों को पारदर्शिता के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर, योग्यता और प्रतिभा के आधार पर सरकारी नौकरी मिली है भाइयों बहनों। और एक में भी कोई सिफारिश नहीं चली है, कोई पर्ची नहीं, कोई खर्ची नहीं। बिना पर्ची खर्ची के 33,000 नौकरियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं। आने वाले समय में ये क्रम हमारा अनवरत रूप से आगे बढ़ने वाला है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो बस अभी शुरुआत है। हम आगे भी इस प्रकार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सर्जित करेंगे। भाइयों बहनों, उत्तराखंड हमारे ऋषि मुनियों की तपी भूमि है, ये देवताओं का घर है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि भगवान के सबसे नजदीक का, सबसे पास का कोई स्थान है तो वह है देवभूमि उत्तराखंड। इसलिए सारे मंगल कार्यों के लिए वो पूरे देश वालों को कहते हैं कि उत्तराखंड आइए। इसलिए इसकी पवित्रता, इसकी सनातन परंपरा, इसके मूल स्वरूप की रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है। इसीलिए हमने पूरे देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू किया है भाइयों बहनों। अब कोई किसी जाति का होगा, किसी वर्ग का होगा, किसी विशेष वर्ग का होगा, सबके लिए देवभूमि उत्तराखंड में एक समान कानून लागू हुआ है भाइयों बहनों। डेमोग्राफी को बदलने की साजिश रचने वाले ताकतों के लिए हमने यहाँ दंगा रोकने का कानून लाए हैं, हम धर्मांतर रोकने के लिए धर्मांतर रोधी कानून लाए हैं। वहीं हमने लैंड जिहाद, लब जिहाद, थूक जिहाद जैसी मुल्लावादी सोच के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है भाइयों बहनों। हमने अशांति फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी दी है कि उत्तराखंड की शांति से खिलवाड़ करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा बैरागी क्षेत्र देहरादून में 2 दिन पहले जो घटना हुई, उस घटना को हमने बहुत सख्ती से लिया है और कानून सख्ती से ऐसे उपद्रवियों को, ऐसे अपराधियों को, ऐसी गलत सोच वाले लोगों को ठीक तरीके से सजा देने का काम करेगा भाइयों बहनों। किसी को कोई बख्शा नहीं जाएगा। हमने राज्य की जमीन को सुरक्षित करने के लिए सख्त भू कानून लागू किया है। इसके अलावा हमने राज्य में कट्टर मानसिकता को बढ़ावा देने वाले मदरसों पर ताला लगाने का भी काम किया है। यही नहीं, हमने प्रदेश के सभी अल्पसंख्यक विद्यालयों और मदरसों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना नए कानून में लागू कर दिया है। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हमारी जंग जारी है। जो जनता के हक पर डाका डालेगा, जो गरीब का अधिकार छीनेगा, उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारी ये सरकार जनता की सरकार है, सुशासन की सरकार है। भाइयों बहनों, जब हमने, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमने नकल माफियाओं को जेल भेजा,
जब हमने भू कानून और धर्मांतरण पर कड़े फैसले लिए तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा, मुझे कहने लगे, अरे धामी जी आप इतने कड़े फैसले क्यों ले रहे हो भाई, हर दिन आप इतनी ज्यादा ये सब चीजें क्यों कर रहे हो, इससे आपकी राजनीति को नुकसान हो सकता है। मैंने उन्हें साफ कह दिया कि पुष्कर सिंह धामी के लिए राजनीति और कुर्सी बड़ी नहीं है, मेरे लिए हमारे आने वाले उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य और देवभूमि की अस्मिता सबसे पहली प्राथमिकता है, सबसे बड़ी है। भाइयों बहनों, राजनीति रहे न रहे, मुख्यमंत्री की कुर्सी रहे न रहे,